बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बफर सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन को समझा था, उसकी टाइप्स को समझा था। फिर सेकंड लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था हाउ डू द बफर एक्ट्स एंड व्हाई डू वी नीड बफर सॉल्यूशन, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, जिसको हम हैंडरसन इक्वेशन कहते हैं। तो आपको कंपोजिशन का तो पता चल चुका है कि बफर सॉल्यूशन की कंपोजिशन हमने क्या पढ़ी थी, एसिडिक बफर की, वीक एसिड और उसका साल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्ज कर लें हमारे पास ये HA कोई वीक एसिड है, जैसे एसिडिक एसिड हमने लिया था, और जनरल हम ले रहे हैं क्योंकि फॉर्मिक एसिड और भी हो सकते हैं। तो वीक एसिड कोई भी है यहाँ पे, अगर ये आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव और A नेगेटिव बनाएगा। क्योंकि ये वीक एसिड है तो इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन बहुत कम होगी। हमने हाउ डू द बफर एक्ट में ये डिस्कस किया था। अब उसका जब साल्ट बनाएंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सपोज, तो ये सोडियम एसीटेट बनेगा। अगर एसिटिक एसिड जो है एसिड यूज किया आपने, तो उसको हम जनरली लिखते हैं NaA। तो ये जो A है ये कोई भी नेगेटिव आयन या कंजुगेट बेस हो सकती है उस कॉरेस्पॉन्डिंग वीक एसिड की। तो ये चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीट आयनाइज होगा सोडियम आयन और A माइनस नेगेटिव आयन में, ये कंजुगेट बेस बन जाएगा। अब ये दोनों की आयनाइजेशन मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। वहां हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया था, प्रोटॉन एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट, सोडियम आयन एसीटेट आयन। अगर आप इसको जेन में रख सकते हैं इस तरह, तो यहाँ भी रख सकते हैं इसको। फिर आपको पता है हम जब केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं प्रोडक्ट सुपर रिएक्टेंट नीचे लिखते थे और साथ वाटर भी लिखते थे, और वाटर को फिर केसी से जाके मल्टीप्लाई करते थे, तो केसी इंटू वाटर हमने KA लिखा था। लेकिन यहाँ चूंकि हमने वाटर लिखा ही नहीं है तो आप सिंपल क्योंकि ये प्रोडक्ट सुपर लिखेंगे, रिएक्टेंट्स में सिर्फ HA है, तो इधर केसी की बजाय KA लिख देंगे आप। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे HA प्लस वाटर लिखते आप तो यहाँ वाटर आता तो यहाँ KC आता, फिर वाटर को इधर KC से मल्टीप्लाई करते थे, KC इंटू वाटर क्या आ जाना था, KA। ये तफसील हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ सिंपल प्रोडक्ट्स ऊपर रिएक्टेंट्स नीचे। तो ये जो कांस्टेंट आएगा ये एसिड्स के लिए कांस्टेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, KA से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर्स हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना कोई नई बात है। अब हमने फाइंड करनी है पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो पीएच आपको पता है किसके इक्वल होती है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो यहाँ पे है लेकिन लॉग नहीं है, माइनस नहीं है, तो वो हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन पहले हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इस इक्वेशन में सेपरेट करना है। अब होता है जिस इक्वेशन में जो चीज हमने फाइंड करनी हो उसको रीअरेंज करके हम एक साइड पे ले जाते हैं, बाकी सारी साइड्स को, बाकी तमाम पैरामीटर्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। हम हाइड्रोजन आयन को यही रहने देते हैं और ये HA डिनोमिनेटर में इधर जाके KA से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये A माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ नीचे जाके डिवाइड हो गया। इसको हम कहते हैं हमने इक्वेशन को क्या किया है, रीअरेंज किया है, ताकि हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक साइड पे कर दें। साइड पे तो कर दिया हमने, अब हम दोनों साइड्स पे हमें क्या चाहिए, लोगरिथम चाहिए। क्योंकि पीएच हमने फाइंड करनी है तो इस एक्सप्रेशन में माइनस लॉग होना जरूरी है, तो पहले हम लोगरिथम लेते हैं। तो लोगरिथम इधर भी लगा दिया हमने, देखिए इसको मैंने इधर लिख दिया लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इसके साथ भी लोगरिथम लगा के इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर लिख दिया है। क्योंकि नॉर्मली हमने जो चीज फाइंड करनी होती है हम वो जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो इस हाइड्रोजन को इधर लिख के लॉग लगा दिया, इसको इधर लिख के लॉग लगा दिया, बाकी और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लोगरिथम लगाया है, कोई और चेंज नहीं किया। अब लोगरिथम का आपको पता है, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ लोगरिथम पढ़ा हुआ है कि लोगरिथम के बाद अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम सेपरेट लॉग के साथ प्लस के साथ लिख देते हैं। जैसे आपने पढ़ा था log ऑफ AMN इज इक्वल टू log ऑफ AM प्लस log ऑफ AN। तो यहाँ पे log ऑफ KA अलग कर दिया और HA ओवर A माइनस इसको पूरे फ्रैक्शन को अलग कर दिया। वैसे आगे आप इस A माइनस को भी ऊपर लिख सकते हैं कि उसकी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ काफी है, यहाँ ठीक है। यानी कि इस एक फैक्टर को हमने एक फैक्टर समझ लिया, KA को एक फैक्टर समझ लिया, KA को अलग लॉग के साथ लिख दिया और इस हिस्से को अलग लॉग के साथ लिख दिया, log ऑफ हाइड्रोजन आयन एज इट इज आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद अब क्या करें, दोनों साइड्स पे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें log ऑफ हाइड्रोजन नहीं चाहिए, हमें माइनस log ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, ताकि इसकी जगह पे हम पीएच लिख सके। तो माइनस log माइनस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अब ये देखें नो माइनस log ऑफ हाइड्रोजन हमने डेफिनेशन में पढ़ा है पीएच की, तो ये माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, पीएच, तो इसकी जगह पीएच लिख देंगे। माइनस लोगरिथम ऑफ KA PKA के बराबर होता है, याद करें। माइनस लोगरिथम ऑफ KW PKW होता है। माइनस log ऑफ K जो B PKB होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस माइनस log ऑफ KA की जगह PKA लिख दिया और इस माइनस की जगह एज इट इज ये log ऑफ
HA जो है हमारे पास, HA क्या था, एसिड। तो इक्विलिब्रियम के वक्त जो HA की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमने वो कंसंट्रेशन लिखनी होती है जो इक्विलिब्रियम के वक्त होती है। याद करें, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को शो करती है जब रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टैब्लिश हो चुका होता है। तो HA की जगह क्या लिख दिया हमने, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। जो भी कंसंट्रेशन होगी, जैसे अभी हमने हाउ डू द बफर एक्ट में एक टेबल बनाया था, तो मैंने बताया था कि जी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.10 है, तो जो भी होगी 0.10, 0.1 जो भी है यहाँ लिख देंगे, और नीचे आ जाएगा A-। अब A- की जो कंसंट्रेशन लिखनी है, अब A-, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला लिखेंगे ये वाला। अब याद रखें ये एक वीक एसिड है, इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन बहुत कम है, जैसे हमने एसिटिक एसिड की कही थी सिर्फ 1.3% आयनाइज होता है। इसका मतलब है ये जो A- यहाँ सोल्यूशन में मौजूद होता है वो सारा का सारा यहाँ से आया होता है, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट होता है और ये ना होने के बराबर डिसोसिएट होता है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर जो A- की जो टोटल कंसंट्रेशन होगी वो इस साल्ट से आई होगी, ना कि इससे आई होगी। इसलिए हम इसकी जो माइन्यूट कंसंट्रेशन है उसको इग्नोर करके हम जो इक्विलिब्रियम के वक्त साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो यहाँ पे जो है वो लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी इसकी कंसंट्रेशन होगी वो सारा डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो वो कंप्लीट डिसोसिएट होके 0.01 OH आयन और 0.01 सोडियम आयन बना देगा। तो इसका मतलब है इसकी जो इक्विलिब्रियम के वक्त कंसंट्रेशन होगी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इधर ज्यादा इधर कम होगा, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये इधर सारा होगा इधर ना होने के बराबर होगा। इसका मतलब जितनी इसकी अमाउंट होगी वो ऑलमोस्ट सारी की सारी आयनाइज हो जाएगी। तो जो A- होगा यहाँ पर मौजूद वो वही होगा जो इसकी कंसंट्रेशन, अगर ये 0.01 है तो ये भी 0.01 होगा। ये एक जो है वो वैल्यू यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि A- की जगह हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। बेसिकली ये कॉन्जुगेट बेस भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं, एसिड ओवर साल्ट आ गया। उसके बाद देखिए pH इज इक्वल टू pKa, इस माइनस को यहाँ मैंने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। क्यों किया है, देखिए log के बाद जब फ्रैक्शन हो ना, याद रखें log के बाद जब फ्रैक्शन हो, ठीक है, और उसको आप उलट कर दें तो उससे पीछे साइन चेंज हो जाएगा। इतना मैथ आपको मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है। कैसे, ये एसिड में अगर नीचे लिखूं साल्ट ऊपर लिखूं तो दोनों की पावर क्या आ जाएगी, -1। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली को नीचे ले आए तो पावर दोनों की क्या आ जाएगी, -1। उस -1 को मैं शुरू में लेके आऊंगा, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक पावर को हम शुरू में लेके आ सकते हैं। जब ये माइनस शुरू में लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो log ऑफ साल्ट ओवर एसिड एज इट इज आ जाएगा। यानी कि log के बाद फ्रैक्शन को उलट कर दें तो उसके पीछे साइन भी चेंज कर दें। इतनी बात आसानी से आपने याद रख लेनी। देखिए एसिड ऊपर था नीचे आ गया, साल्ट नीचे था ऊपर चला गया, तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, हेंडरसन इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पेपर में ये डेरिवेशन आ जाती है कि हेंडरसन इक्वेशन को ड्राइव करें या pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन को ड्राइव करें। अब pH हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन अब आएगा कि pH किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो याद रखें क्वेश्चन में जो फैक्टर्स होते हैं pH उसी पे डिपेंड करेगी। pH में ये एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। pKa ऑफ द एसिड, जो भी एसिड आपने फर्ज करें एसिटिक एसिड लिया है उसकी जो भी pKa वैल्यू होगी, जैसा कि होती है 4.74, आपके टेबल बुक में बना हुआ है उसमें मैंने लिखी हुई है 4.74 इज द pKa वैल्यू ऑफ द एसिटिक एसिड। अब pK वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो क्या है, प्लस log ऑफ साल्ट और एसिड की रेशियो पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो साल्ट आपने लिया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम के वक्त, और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, उन दोनों की इक्विलिब्रियम के वक्त जो कंसंट्रेशन होगी, रेशियो ऑफ द साल्ट एंड द एसिड, एसिड और साल्ट की जो रेशियो होगी उसको आपको याद होगा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाउ डू द बफर एक्ट में मैं एसिड की कंसंट्रेशन 0.10 कांस्टेंट रख रहा था और साल्ट की कंसंट्रेशन को 0.00, फिर 0.55, फिर 0.10 इस तरह चेंज करता जा रहा था। उससे आपने देखा था कि पीएच डिस्टर्ब हो रही थी, चेंज हो रही थी। सेम इसी तरह अगर इस साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन को आप चेंज करेंगे तो बफर सॉल्यूशन की पीएच भी चेंज होती जाएगी। अब देखें कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं ले लेता हूँ एसिटिक एसिड का बफर ले लेता हूँ, वीक एसिड ही उसका साल्ट है, दोनों की कंसंट्रेशन साल्ट और एसिड की मैं इक्वल ले लेता हूँ, मतलब ये भी 0.01 है, ये भी 0.01 है, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन मैं सेम ले लेता हूँ। अब जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी तो हम क्वेश्चन क्या बनेगी, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ 0.1 ओवर 0.1 या 0.01 या 0.01, सेम कोई भी ले ले। अब दोनों की सेम कंसंट्रेशन होगी तो कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल हो जाएंगे तो log ऑफ 1 आ जाएगा, और log ऑफ 1 क्या होता है, 0, तो यहाँ सारा फैक्टर क्या हो गया, 0। ये सारा फैक्टर 0 क्यों हुआ,
0.1/0.1 या 0.01/0.01 कट के log of 1 0 0 आ गया। तो pH किसके बराबर आ गई, pKa + 0। तो pKa क्या थी, 4.74। इससे पता चला अगर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, अगर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो क्या होगा, पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन वही होगी जो उस एसिड की pKa वैल्यू है। तो pKa वैल्यू इसकी 4.74 है, तो इसका मतलब इसकी pH भी 4.74 होगी। अब इसकी दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मिक एसिड है और ये सोडियम फॉर्मेट। इसमें भी अगर कंसंट्रेशन इक्वल है तो pH = pKa + 0 0 क्यों आया, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन जब सेम होगी तो दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, log of 1 0 हो जाएगा। तो इसकी pKa वैल्यू 3.78 होती है और वही उस जो बफर सॉल्यूशन की pH वैल्यू होगी। अब तीसरी एग्जांपल हम लेते हैं। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं 0.1 और सोडियम एसिटेट की कंसंट्रेशन ले लेते हैं 1। अब हमने चेंज कर दिया, देखते हैं अब क्या होता है। अब pH = pKa वैल्यू तो वही रहेगी, प्लस log of साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 1 और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। तो इसको डिवाइड करेंगे तो pH = 4.74 log of। आज याद रखें जब नीचे 0.1 ऊपर 1 है, नीचे 0.1 हो तो 0.1 कट जाएगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। आपको पता है पॉइंट के बाद अगर एक वैल्यू हो नीचे तो उसको काट देंगे, ऊपर 10 आ जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये है, ये 0.1 हो तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर जाके 10 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये 10 ऊपर जाके हो जाएगा तो log of 10 क्या हो जाएगा 1। तो 1 + 4.74 क्या हो जाएगा 5.74। इसका मतलब ये हुआ कि जो pKa वैल्यू होगी उस साल्ट की, उस एसिड की, उसी के अंदर 1 ऐड कर दें तो 5.74 इज द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं अब हम इसको हमने 0.1 लिया था, एसिड को 1 कर देते हैं और साल्ट को 0.1 ले लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करें 0.1 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.1 अगर ऊपर हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 मैंने लिख दिया है, 0.1 हो ना तो 0.1 कट के 1/10 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 10 raised to the power -1। ये भी पता है आपको, 10 अगर ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -1। अब ये -1 को मैं लोगरिथम से पहले लेके आ सकता हूँ। ये देखिए 1/10 है, इसको मैं लिख दूंगा 10 है तो -1, ये -1 शुरू में आ जाएगा। ये शुरू में आएगा तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस और log of 10 बनेगा। क्या बनेगा, अगर मैं इसको log के साथ लिखता हूँ अगर आपके सामने, अगर ये log of 10 की पावर -1 है तो ये -1 शुरू में आ जाएगा, -1 log of 10 और log of 10 बेटा क्या होता है 1 और -1 आ जाएगा, यानी कि देख लें क्लियर होगी बात। ये सिंपल मैंने कैलकुलेट भी कर दिया है। तो हम 4.74 में से -1 करेंगे तो 3.74 आ जाएगा आंसर। इससे पता चला एक ही सॉल्यूशन है, एक ही बफर सॉल्यूशन है, उसकी pH 5.74 और 3.74 की रेंज के अंदर आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड साल्ट। क्लियर होगी बात। इन दोनों की कंसंट्रेशन को एडजस्ट करके आप pH को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा या इससे कम pH का बफर सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी पुअर हो जाएगी, वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहेगा। ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी वो थी कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। इसी तरह अगर हम जो है वो बेसिक बफर हो तो उसके लिए क्या होगा, तो आप बेसिक बफर में आप याद है कि हम वीक बेस लेंगे, उसका साल्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे एग्जांपल पड़ी थी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस लेंगे और उसके साथ हम साल्ट लेंगे अमोनियम क्लोराइड। तो उसके लिए जो क्वेश्चन सामने आएगी वो ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। pH की जगह क्या हो जाएगा POH, pKa की जगह क्या हो जाएगा pKb, प्लस log ऑफ साल्ट की जगह साल्ट ही रहेगा और एसिड की जगह क्या हो जाएगा बेस। ये फर्क है सारी इक्वेशन में, बस ये आपने याद रख लेनी है। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकती है इस साल। क्या करना है आपने, आपको पता है एंडरसन इक्वेशन आपको याद हो अगर तो उसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। साल्ट की कंसंट्रेशन अभी हमने क्या लिखी है 0.11 मोलर, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.09 मोलर। अब Ka की वैल्यू गिवन है 1.85 × 10⁻⁵। अब Ka से, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है pH = pKa, हमें Ka वैल्यू गिवन है तो माइनस log ले लेंगे तो वो pKa में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.74। अब क्या करेंगे 4.74 इसकी जगह पुट कर देंगे, साल्ट की जगह लिखेंगे 0.11 और एसिड की जगह लिखेंगे 0.09। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, आगे सिंपल मैथ है। मेरा ख्याल है जो न्यूमेरिकल है ना याद रखें वो पहले चैप्टर के थोड़े टिपिकल हैं, उसके अलावा जो 8वें चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं
इसमें कोई न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल ऐसी नहीं है जिसको आप आसानी से समझ नहीं सकते, बहुत आसान है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है आपने। ये वैल्यूज पुट की, इनको डिवाइड करें, जो आंसर है इसको लोग ले तो आंसर आ जाएगा 0.087, इसमें ऐड करें तो आंसर आ जाएगा pH जो है 4.83। तो ये हमने हैंडरसन इक्वेशन को ड्राइव किया फॉर एसिडिक बफर, और फिर एंड पे बताया कि बेसिक बफर हो तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हैंडरसन इक्वेशन, और एग्जांपल नंबर 5 को डिस्कस किया, और हैंडरसन इक्वेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उस शॉर्ट क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया, और डिफरेंट वैल्यूज को ऊपर जो हैंडरसन इक्वेशन को अप्लाई किया। इससे से रिलेटेड एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी हैं, करेंगे हैंडरसन इक्वेशन से रिलेटेड हमने एग्जांपल डिस्कस की है। अब एक्सरसाइज में उसको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। पहले देखते हैं कि हैंडरसन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ साल्ट ओवर एसिड। हमारे पास pH फाइंड करनी है हमने, तो pKa वैल्यू पता हो, साल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन अगर हमें पता हो तो हम pH फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, Ka वैल्यू गिवन है। तो एग्जांपल नंबर 5 में भी हमने यही किया था कि Ka वैल्यू को pK वैल्यू निकालने के लिए क्या लेंगे, माइनस log ले लेंगे, ये हम प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं। उसके बाद हमें चाहिए साल्ट की कंसंट्रेशन, तो साल्ट का उसने मैस दिया हुआ है, तो आपको पता है जब गिवन मैस हो तो उसके मोल्स निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस 7.2 है, मोलर मैस इसका 144 है, तो इसके मोल्स आ गए 0.05, तो 0.05 कंसंट्रेशन आ गई साल्ट की, और एसिड की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें सारी चीजें पूरी हो गई। pKa की K वैल्यू गिवन है, K वैल्यू पुट की, माइनस log ले लिया उसका, प्लस log ऑफ साल्ट की हमने यहाँ से वैल्यू निकाली 0.5, और एसिड की कंसंट्रेशन गिवन थी 0.02, तो ये हमारे पास इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके उसका log लिया तो आंसर आया 0.39, 4.1819 इसका आंसर आया, जमा किया तो आंसर आ गया 4.5। ये pH आ गई इस बफर सॉल्यूशन की। अब क्वेश्चन नंबर 23 का जो बी पार्ट है उसमें क्वेश्चन में देखिए क्या चीज गिवन है, ये सोडियम एसीटेट साल्ट है, इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही होगा 0.2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और एसिटिक एसिड इसमें वीक एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन दी है 0.5 मोलर। अब pKa वैल्यू इसकी गिवन है 4.74, तो ये बहुत ही आसान है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ साल्ट ओवर एसिड, pKa वैल्यू गिवन है 4.74, साल्ट की कंसंट्रेशन गिवन है 0.2 ऊपर आ गया, और एसिड की कंसंट्रेशन 0.5 नीचे आ गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, log लेंगे, जो आंसर आएगा उस 0.39 4.74 में इसको ऐड कर देंगे, तो pH ऑफ बफर सॉल्यूशन आ जाएगी हमारे पास 4.35। तो ये बहुत सिंपल था, ये वही दोबारा कर रहे हैं। अब इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट ये है, अब अगर इस बफर सॉल्यूशन में हम बेस ऐड करें 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी पीएच में क्या चेंज आएगा। हमने पढ़ा था कि बफर सॉल्यूशन का काम क्या है कि पीएच को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने देता, रेजिस्ट करता है चेंज के खिलाफ। तो अब देखते हैं, ये हमने हाउ डू द बफर एक्ट में पढ़ा था। अब कहता है 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें हमने ऐड किया। आपको पता है 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब वो आयनाइज होगा तो 0.1 मोल सोडियम बनेगा, 0.1 मोल OH आयन बनेगा। अब ये जो बेस ऐड होती है तो ये किसके साथ बफर सॉल्यूशन में जाकर ऐड करती है, आपको याद है एसिड के साथ करती है। तो देखें 0.1 OH will react with 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड टोटल कितना था 0.5, ये पॉइंट याद रखना है। जब आप बेस ऐड करेंगे तो जितना एसिड पहले से मौजूद होगा उसमें कमी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 0.1 OH will react with 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, OH और ये H मिलके क्या बना देगा, वाटर, और हमारे पास पीछे बचेगा एसीटेट आयन और वाटर बन जाएगा। अब बेस जब ऐड की तो हुआ क्या, बेस को जब ऐड किया हमने तो बफर सॉल्यूशन में से जो वीक एसिड एसिटिक एसिड था वो मैदान में आके उसके साथ उसने रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके क्या बना दिया, एसीटेट आयन। इससे क्या हुआ, जब आपने 0.1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, यानी कि 0.1 मोल OH ऐड किया, तो एसिटिक एसिड 0.1 कंज्यूम हुआ। टोटल एसिटिक एसिड कितना था 0.5, तो 0.5 में से 0.1 कंज्यूम होकर ये रह जाएगा 0.4। तो नई कंसंट्रेशन हमारी साल्ट की जब यहाँ पे लिखी थी 0.5 थी, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.4। दूसरी साइड पे साल्ट था हमारे पास 0.2, अब ये 0.1 प्रोड्यूस हुआ है एसीटेट, तो एसीटेट की कंसंट्रेशन एक्चुअली साल्ट की कंसंट्रेशन ही होती है। तो ये 0.1 जो है ये 0.2 था, तो 0.1 ये प्रोड्यूस हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, तो ये 0.3 हो जाएगा। तो ये 0.3 ऊपर आ गया जो कि पहले 0.2 था। अब इनको डिवाइड करेंगे तो लोग आ जाएगा 0.12, माइनस करेंगे तो 4.62, ये न्यू पीएच आपकी आ जाएगी। तो ये पीएच जो है वो क्या हुई हमारे पास, पहले कितनी थी 4.35 और ये 4.62, ये इंक्रीज हो गई है क्योंकि हमने बेस ऐड की है।
अगर ये बफर सोल्यूशन ना होता तो ये पीएच बहुत ज़्यादा चेंज हो जानी थी, लेकिन आप ये देखें 4.35 और 4.62 ये बहुत माइन्यूट स्मॉल इंक्रीज आई है क्योंकि बफर सोल्यूशन इसमें मौजूद था। तो इसमें याद रखने के लिए आपको एक हिंट बताने लगा हूँ, वो क्या है कि जितना बेस आप ऐड करेंगे उतना ही आपने एसिड की कंसंट्रेशन कम कर देनी है और साल्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा कर देना है। कैसे? कितना बेस ऐड की थी आप करें 0.1, इसमें से 0.1 माइनस कर देंगे, हिंट बता रहा हूँ, 0.4 हो जाएगा नई कंसंट्रेशन, और इसकी 0.2 थी तो ये 0.1 बढ़ जाएगी, प्लस कर देना है। देखें ये क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा 0.2 से। कैसे हुआ मैंने बता दिया कि ये 0.1 इस 0.1 एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो एसिटिक एसिड कम हो जाएगा, 0.1 एसिटिक एसिड कम हो गया, 0.1 एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक्चुअली साल्ट की ही कंसंट्रेशन है, तो ये बढ़ जाएगी और ये कम हो जाएगी। तो नई पी जो हमारे पास साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन आएगी उससे हम पीएच फाइंड कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम एसिड ऐड करें तो क्या होगा। अब देखिए वही हमारे पास 0.1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था, अब हम चेक करते हैं 0.1 मोलर HCl ऐड करें तो क्या होगा। तो HCl ऐड करेंगे तो 0.1 HCl 0.1 प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा, 0.1 क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो हाइड्रोजन आयन कहाँ जाएंगे। अब सॉल्यूशन में आपको पता है हमने हाउ डू द बफर एक्ट में ये बड़ी तफसील से पढ़ा था, जो प्रोटॉन आता है वो प्रोडक्ट्स में एसीटेट होते थे, याद करें, वो एसीटेट से मिलकर रिएक्शन को रिवर्स ले जाता है और एसिटिक एसिड बना देता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब एसिड ऐड करेंगे 0.1 तो ये साल्ट को 0.1 को जो कॉन्जुगेट बेस है एक्चुअली इसको कंज्यूम करके 0.1 एसिटिक एसिड जो है वो अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड बना देगा। अब यहाँ उलट हो जाएगा, जब मैंने बेस ऐड की थी तो क्या कहा था कि 0.1 एसिड कम हो जाएगा और साल्ट यानी साल्ट है बेसिकली कॉन्जुगेट बेस एसीटेट उसमें 0.1 इजाफा हो गया था। जब हम एसिड ऐड करेंगे तो आप इसको हिंट ऐसे भी याद रखते हैं कि एसिड की अमाउंट में इजाफा हो जाएगा और साल्ट यानी कि बेस की अमाउंट में कमी आ जाएगी उतनी ही, ये डायरेक्ट हिंट भी याद रख सकते हैं आप। तो क्या हुआ, ये 0.1 एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, तो हमारे पास एसिटिक एसिड पहले था 0.5, उसमें 0.1 ऐड करें तो आंसर क्या हुआ, न्यू कंसंट्रेशन हमारी सॉल्यूशन में अब क्या होगी साल्ट एसिड की 0.6, और एसीटेट 0.1 कंज्यूम हो गया तो 0.2 टोटल थी, उसमें से 0.1 कंज्यूम हुआ, पीछे क्या बचा 0.1। तो इससे ये भी याद रख सकते हैं जब एसिड ऐड करेंगे तो एसिड की अमाउंट में उतना इजाफा कर दें और बेस यानी कि साल्ट की अमाउंट में उतनी कमी कर दें, और अगर बेस ऐड करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा कर दें और एसिड की कंसंट्रेशन में कम कर दें। तो न्यू कंसंट्रेशन हमारे पास जो आई, हमारे पास साल्ट की कितनी आई 0.1 और एसिड की आई 0.6, इनको डिवाइड करेंगे लोग ले लेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस करके 3.962। तो यहाँ देखें हमारे पास जो न्यू पीएच बफर सॉल्यूशन की आ गई है, तो ये हमारे पास उस पीएच में जो हमने पहले फाइंड की थी उससे कम हो गई है, क्योंकि एसिड ऐड किया ना तो पीएच कम हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होती क्योंकि बफर सॉल्यूशन वहाँ मौजूद था। तो क्या हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन में, आसानी के लिए हिंट क्या याद रखेंगे, जितना एसिड ऐड करें उतनी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा दें जो पहले से मौजूद थी, और साल्ट यानी कि जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी कंसंट्रेशन उतनी कम करें, दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करें और पीएच निकाल लें। अगर बेस ऐड करेंगे तो बेस की कंसंट्रेशन यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन में उतनी इजाफा कर दें और एसिड की कंसंट्रेशन उतनी कम कर दें और नई वैल्यूज पुट करें तो आपके पास पीएच और बफर सॉल्यूशन आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन इससे पहले आपको हाउ डू द बफर एक्ट वाला टॉपिक समझ आना जरूरी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।